असम, अ लैंड ऑफ रिच हेरिटेज एंड नेचुरल ब्यूटी। भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसा ये स्टेट ब्रह्मपुत्र रिवर, रोलिंग हिल्स और अपने वाइब्रेंट चाय के बागानों के लिए फेमस है। लेकिन इस खूबसूरत राज्य का एक डार्क साइड भी है जो मानसून के टाइम पर दिखता है। हर साल मानसून में बारिश अपने साथ फर्टिलिटी और ग्रोथ लेकर आती है, लेकिन आसाम के लिए ये बारिश अक्सर तबाही की वजह होती है। आसाम में फ्लड्स एक एनुअल क्लैमिटी बन गए हैं जो अपने पीछे तबाही छोड़ जाते हैं। 2024 में आए असम फ्लड्स में 26 डिस्ट्रिक्ट्स और 14 लाख लोग अफेक्ट हुए हैं। डेथ टोल 100 तक पहुंच गए हैं एंड 159 वाइल्ड एनिमल्स हैव डाइड इन काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसमें से 9 राइनोज हैं। ये पहली बार नहीं है जब आसाम में फ्लड्स आए हैं। द स्टेट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सीवियर एंड रिकरेंट फ्लडिंग्स। रिकॉर्ड्स इंडिकेट करते हैं Assam has faced periodic flooding since ancient times. The floods were typically caused by monsoon rains and the overflow of the Brahmaputra and its tributaries. One of the earliest recorded major flood in Assam after independence was in 1950, जब अर्थक्वेक की वजह से ब्रह्मपुत्र रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया था और फ्लड्स ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद 2004 के फ्लड जिससे लगभग 10 मिलियन लोग अफेक्ट हुए थे। 2012 में हैवी मानसून रेन्स की वजह से डिस्ट्रक्शन, फिर 2016, 19, 21, 22, 23 और नाउ 24। लगभग हर साल तबाही के यही आंकड़े हैं। लेकिन क्या कारण है जो आसाम में इतने फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते हैं? इसकी कोई एक वजह नहीं है जिसके कारण आसाम में हर साल फ्लड्स आते हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला है आसाम की टोपोग्राफी एंड लोकेशन। आसाम की ज्योग्राफी देखें तो नदन आसाम में ब्रह्मपुत्र वैली है जो ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लो के कारण बनी है। सेंट्रल आसाम में कार्बी आंगलोंग और नॉर्थ चचाई हिल्स हैं। सदर्न आसाम में बराक वैली है जिससे बराक रिवर फ्लो होती है। असम में फ्लड्स प्राइमरीली हैवी मानसून की वजह से आते हैं। असम्स लो लाइंग टोपोग्राफी स्पेशली इन द ब्रह्मपुत्र एंड बराक वैली नेचुरली मेक्स इट प्रोन टू फ्लडिंग ड्यूरिंग हैवी रेन्स। असम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ये रीजन साउथ वेस्ट मानसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मानसून रिसीव करता है। तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा होने के कारण मानसून क्लाउड्स आगे नहीं बढ़ पाते और इन राज्यों में ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है। जहां रेस्ट ऑफ इंडिया 60 mm एवरेज रेनफॉल रिसीव करता है, वहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 220 mm रेनफॉल होता है। And Assam has more than 120 rivers. The Brahmaputra river, which flows through Assam, is one of the major rivers prone to frequent and devastating floods. ब्रह्मपुत्र और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैवी रेनफॉल के चलते ओवरफ्लो हो जाती हैं जो फ्लड्स का कारण बनती हैं। 39.58% of the total land area of Assam flood prone area है। This is about 9.40% of total flood prone area of the country. नेक्स्ट है रिवर सिल्टेशन। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से निकलती है और हिमालय से अपने साथ सिग्निफिकेंट अमाउंट में सिल्ट लेकर आती है। सिल्ट रिवर बेड पर डिपॉजिट हो जाती है जिससे रिवर की वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और हैवी रेनफॉल के कारण रिवर ओवरफ्लो हो जाती है। सिल्टेशन की प्रॉब्लम को और इंटेंसिफाई करती है बैंक इरोजन यानी तट कटाव। तट कटाव का मतलब होता है जब किसी नदी, धारा या अदर वाटर बॉडी के किनारे धीरे धीरे कटना शुरू हो जाते हैं और तट से मिट्टी, तलछट और चट्टानें हट जाती हैं। यह नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ दोनों के कारण होता है। इसके कारण रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेती है और रिपोर्ट बताती हैं कि पिछले 6 दशकों में असम में 4.27 लाख हेक्टेयर एरिया का कटाव हो चुका है जो स्टेट का 7.40% है। बैंक इरोजन के कारण ब्रह्मपुत्र नदी की विड्थ कई जगह 15 किलोमीटर तक इंक्रीज हो गई है। तीसरा है आसाम के अपस्ट्रीम एरियाज में डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कारण होने वाले सॉइल इरोजन से ब्रह्मपुत्र रिवर में सिल्ट जमा हो जाती है जिसकी वजह से नदी की फ्लड वाटर कंटेन करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। फोर्थ है एनक्रोचमेंट एंड अनप्लान्ड डेवलपमेंट। आसाम के फ्लड प्लेन्स में रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 11,000 पीपल इन 1901 गुवाहाटी में आज 1.1 मिलियन लोग रह रहे हैं, जिसके कारण फ्लड प्लेन्स में और वेटलैंड्स में सीवियर ह्यूमन एनक्रोचमेंट हुआ है और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के चलते नेचुरल वाटर ड्रेनेज सिस्टम बाधित हुआ है जिससे हैवी रेनफॉल के कारण बाढ़ आ जाती है। फिफ्थ है डैम रिलीज। डैम रिलीज एंड रेजरवायर से बिना वार्निंग के अचानक पानी छोड़े जाने की वजह से भी सडन फ्लड्स आते हैं जो जनजीवन को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। साइलेंट बट डेंजर। क्लाइमेट चेंज के कारण बदलते वेदर पैटर्न के चलते और ज़्यादा इंटेंस और अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल होता है जिससे सीवियर फ्लड्स आते हैं।
Last but not least, inadequate flood management infrastructure, embankments, डैम्स और प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम के साथ सफिशिएंट और इफेक्टिव फ्लड कंट्रोल मेजर्स की कमी भी बार बार आने वाली बाढ़ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन फ्लड्स के बाद के प्रभाव बहुत ही भयानक होते हैं। लोग अपनी जान गंवा देते हैं, घर तबाह हो जाते हैं और जीविका छिन जाती है। एग्रीकल्चरल लैंड्स पानी में सबमर्ज हो जाते हैं, जिससे फसलों को नुकसान होता है और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी सीवियर होता है। डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसरप्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ स्कूल्स अक्सर बंद हो जाते हैं या रिलीफ शेल्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे बच्चों की एजुकेशन डिसरप्ट होती है। सर्वाइवर्स पर साइकोलॉजिकल असर भी गहरा होता है, जो लंबे समय तक रहता है। ये फ्लड्स ना सिर्फ ह्यूमंस बल्कि यहाँ के एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ और डाइवर्स फ्लोरा फ्लोना को भी एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए गवर्नमेंट द्वारा कई प्रयास भी किए जा चुके हैं। 1980 में नेशनल फ्लड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें बाढ़ से निपटने के लिए 207 रिकमेंडेशंस थी। 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने आर रंगचारी कमेटी सेटअप की थी, जिसका काम नेशनल फ्लड कमीशन की रिकमेंडेशन की इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू करना था। 1987, 2002 और 2012 की नेशनल वाटर पॉलिसीज़ में भी फ्लड वाटर मैनेजमेंट पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड को भी सेटअप किया गया है। सरकार ने फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए एम्बैंकमेंट्स और डैम्स भी बनाए हैं। लोगों को पहले से सचेत करने के लिए बेहतर फ्लड फोरकास्टिंग और वार्निंग सिस्टम लागू किए गए हैं। फ्लड्स के प्रभाव को कम करने के लिए इम्पैक्टेड लोगों को राहत देने के लिए एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को भी डेवलप किया गया है। इन सभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के मिक्स रिजल्ट हैं, इनमें कुछ कमियां भी हैं। द बिगेस्ट शॉर्टकमिंग हैज़ बीन लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल फ्लड कमीशन। 2012 की नेशनल वाटर पॉलिसी में डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स एंड फ्रीक्वेंसी बेस्ड फ्लड मैप्स निर्दिष्ट किए गए थे, इन्हें भी अभी तक प्रिपेयर नहीं किया गया है। 1950 के फ्लड्स के बाद से गवर्नमेंट ने असम में 423 एम्बैंकमेंट्स बनवाए हैं, जिसमें से लगभग आधे आज की डेट में पुराने हो चुके हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन ने 1975 में एक मॉडल बिल स्टेट्स के बीच में सर्कुलेट किया था फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट के इनेक्टमेंट के लिए। द CAG रिपोर्ट ऑब्जर्व दैट ओनली 3 स्टेट मणिपुर, राजस्थान एंड उत्तराखंड ने फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट को अभी तक इनेक्ट किया है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज ने भी कुछ सिफारिशें की थी। रिवर्स के साथ साथ एम्बैंकमेंट्स को स्ट्रेंथन करना, ड्रैगिंग ऑफ रिवर्स जिसमें रिवर्स के सेडिमेंट को रिमूव करना, अलर्ट और फोरकास्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना, रिवर इरोजन को नेचुरल कैलेमिटीज़ की लिस्ट में ऐड करना, ब्रह्मपुत्र बोर्ड में वैकेंसीज को इंक्रीज करना, फ्लड जोनिंग बिल्स को इनेक्ट करना और रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना था। Assam's story is one of both beauty and struggle. Despite these, Assam continues to face challenges in managing and mitigating the impact of floods due to its unique geographical and climatic conditions.